नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका संस्कृत विषय अध्ययन में। आइए आरंभ करते हैं अर्थशास्त्रम के प्रश्नोत्तरी। कौटिल्य का अर्थशास्त्र यूजीसी नेट की परीक्षा, यूजीसी नेट संस्कृत की परीक्षा के पाठ्यक्रम में लगाया गया है। तो आइए उससे महत्वपूर्ण जो प्रश्न परीक्षा में पूछे जा सकते हैं उनको हम अच्छी प्रकार से देखते हैं। तो प्रथम प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र के रचनाकार कौन है? वेदव्यास, विष्णुगुप्त, कौटिल्य, वाल्मीकि, हर्ष। तो इसका सही उत्तर बी होगा, विष्णुगुप्त कौटिल्य, क्योंकि चाणक्य का नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी है। तो विष्णुगुप्त कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं। अग्रिम है, आचार्य कौटिल्य से संबद्ध राजा का क्या नाम है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य उनसे संबद्ध राजा थे जिनको उन्होंने ही राजा बनाया था। अग्रिम प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? अर्थशास्त्र में कितने अध्याय हैं? 125, 175, 180, 149। तो इसमें दो मत हैं, कई 149 भी मानते हैं, कई 150 भी मानते हैं। तो यहाँ पर वर्तमान में इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो 2 हो जाएगा, अर्थात 149। अग्रिम प्रश्न देखेंगे, आचार्य कौटिल्य के पिता का नाम क्या है? जनक, वासुदेव, चणक, दशरथ। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चणक। चणक के पुत्र होने के कारण उनको चाणक्य कहा जाता है। अग्रिम प्रश्न है, आचार्य चाणक्य का स्थिति काल क्या है? आचार्य चाणक्य का समय क्या है? 3211 बीसी, 300 बीसी, 827 बीसी या 627 बीसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 बीसी। 300 इनका आचार्य चाणक्य का स्थिति काल है। अग्रिम प्रश्न है, आचार्य कौटिल्य ने किसका नाश किया था? किसका नाश किया था अर्थात किस वंश का नाश किया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नंद वंश। तो आचार्य चाणक्य ने अपनी नीति के द्वारा, अपनी बौद्धिक शक्ति के द्वारा नंद वंश का समूल विनाश किया था। अग्रिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र किस विधा से संबंधित है? अर्थात वह समाजशास्त्र है, अर्थशास्त्र है, या राजनीति शास्त्र है, या उसका संबंध वास्तुशास्त्र से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र से संबंधित है अर्थशास्त्र। तो क्षमा करें, यहाँ पर इसका सही उत्तर अर्थशास्त्र नहीं होगा, इसका सही होता राजनीति शास्त्र, क्योंकि वैसे अर्थशास्त्र तो इसका नाम है ही और इसके अंदर जो विषय हैं वो राजनीति से संबंधित हैं। तो इसका 100 उत्तर सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हम देखते हैं, अर्थशास्त्र में वार्ता विद्या का क्या अर्थ है? चार तरह की विद्याओं को बताया है, तो उसमें जो वार्ता का जो अर्थ है वो क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कृषि, पशुपालन और व्यापार विद्या। कृषि, पशुपालन और व्यापार विद्या को कहते हैं वार्ता। अग्रिम प्रश्न हमारा है, अर्थशास्त्र के अनुसार धर्मोपधा नामक परीक्षा में सही पाए के अमात्य को किस पद पर नियुक्त किया जाना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्माधिकारी। धर्म उपधा में, धर्म की परीक्षा में जो पास हो जाता है उसको धर्माधिकारी बना दिया जाता है। अग्रिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र का रचना काल क्या है? अब अर्थशास्त्र के रचना काल की बात कर रहे हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 300 ईस्वी पूर्व। अग्रिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता कौन है? तो अब दूसरे तरीके से प्रश्न पूछा गया है, तो अर्थशास्त्र के रचयिता कौटिल्य हैं। ऊपर पूछा था विष्णुगुप्त और कौटिल्य लिखा था, और यहाँ पर खाली कौटिल्य लिखा है, और यदि चाणक्य भी कहे गए तो वो भी सही हो जाएगा। कौटिल्य का सर्वाधिक प्रचलित नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चाणक्य। वैसे तो उनका नाम विष्णुगुप्त भी है, किंतु अत्यधिक जो प्रचलित नाम है उनका वह चाणक्य नाम ही प्रचलित है। अग्रिम प्रश्न हम देखेंगे, अर्थशास्त्र के प्रथम अधिकरण का नाम क्या है? अध्यक्ष प्रचार, धर्मस्थीयम, वृत्त संघ या विनय। तो इसका पहला जो अधिकरण है, 18 अधिकरण हैं, इसमें जो पहला अधिकरण है उसका सही नाम है विनय, विनयाधिकारिकम। तो इसका 2 उत्तर सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, कौटिल्य के अनुसार विद्या अर्जन किस आश्रम में श्रेष्ठ है? अब विद्या अर्जन की बात हो रही है, जो विद्या
इन चारों आश्रमों में से कौन सा आश्रम है जहाँ पर विद्या अर्जन श्रेष्ठ है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य आश्रम में ही विद्यार्जन श्रेष्ठ बताया गया है। अग्रिम प्रश्न है, कौटिल्य ने सभी विद्याओं का दीपक किसको कहा है? अर्थात जो भी चारों प्रकार की विद्या बताई है उन्होंने, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता और दंड नीति, उनमें जो सभी का दीपक है तो वह आन्वीक्षिकी विद्या को कहा है। प्रदीप सर्व विद्यानाम उपाय सर्वकर्मणाम इत्यादि श्लोक के माध्यम से। अग्रिम प्रश्न हमारा है, आचार्य बृहस्पति के अनुयायियों ने कितनी विद्याएं स्वीकार की हैं? तो बृहस्पति और या बृहस्पति के अनुयायी लोग वह कितनी विद्याओं को मानते हैं? वो 2 विद्याओं को मानते हैं। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा 2। आचार्य कौटिल्य ने कितनी विद्याएं स्वीकार की हैं? तो आचार्य कौटिल्य ने जो विद्याएं स्वीकार की हैं वो 4 विद्याएं स्वीकार की हैं। तो इसका 4 विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है, चाणक्य ने अपनी परंपरा के अनुसार जीविकोपार्जन किस आश्रम में बताया? अर्थात जीविका चलाने के लिए, जीवन का उपार्जन करने के लिए चाणक्य ने अपनी परंपरा के अनुसार उस आश्रम को बताया है। तो उस आश्रम का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गृहस्थ आश्रम, गृहस्थाश्रम। अग्रिम प्रश्न है, आचार्य चाणक्य ने किसके द्वारा रक्षित लोगों के नष्ट न होने की बात कही है? अर्थात किसके द्वारा रक्षा होने पर लोग नष्ट नहीं होते, अर्थात लोग क्या कहते हैं, मतलब सुरक्षित रहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वेदत्रयी अर्थात ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद के द्वारा रक्षित लोगों नष्ट नहीं होते हैं। तो अग्रिम प्रश्न हम देखेंगे। अग्रिम प्रश्न है, राजा स्वपक्ष और परपक्ष को किसके द्वारा वश में करता है? राजा अपने पक्ष को भी नियंत्रित करता है और दूसरे पक्ष को भी। तो किसके द्वारा करता है? तो कोष और दंड के द्वारा। तो 20वें प्रश्न का ब विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न है हमारा, आन्वीक्षिकी, त्रयी, वार्ता का अस्तित्व किस पर आधारित है? अर्थात ये तीनों जो विद्याएं हैं, आन्वीक्षिकी, त्रयी और वार्ता, दंड नीति इनमें नहीं है, तो इनका जो अस्तित्व है, मूल है, आधार है, वो किस पर आधारित है? वो भी दंड नीति पर ही आधारित है। अग्रिम प्रश्न देखेंगे, चाणक्य ने राजा को कितने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का परामर्श दिया? अर्थात चाणक्य कहते हैं कि राजा इतने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने का, इतने शत्रु पर विजय प्राप्त कर सकता है। तो ऐसा कौन, कितने शत्रुओं पर विजय प्राप्त करे राजा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6 पर, अर्थात 6 शत्रु जो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि जो अरिषड वर्ग बताए हैं उन पर विजय राजा करे। अग्रिम प्रश्न है, ब्राह्मण कन्या का अपहरण करने में कौन सा राजा राष्ट्र और सपरिवार सहित नष्ट हुआ? अर्थात कन्या का अपहरण करने में कौन सा राजा अपने राष्ट्र और परिवार के सहित ही नष्ट हो गया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडक्य राजा। इसका सही विकल्प हो जाएगा दांडक्य राजा, कन्या अपहरण करने में समूल विनाश हो गया उसका। अग्रिम प्रश्न है, क्रोधवश ब्राह्मणों से कलह करने पर उनके शाप से कौन नष्ट हुआ? अर्थात ब्राह्मणों के शाप से नष्ट कौन हुआ? तो जन्मेजय। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा जन्मेजय। जनान एजयति इति जन्मेजय। अग्रिम प्रश्न हमारा है, राजा को अपने धर्म पर दृढ़ रहते हुए प्रजा पर किसके द्वारा नियंत्रण रखना चाहिए? अर्थात राजा प्रजा पर नियंत्रण किसके द्वारा रखे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राजकीय नियमों के द्वारा। इसका चौथा विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न हमारा है, आचार्य चाणक्य ने त्रिवर्ग के अंतर्गत किसकी गणना की है? 3 वर्ग उन्होंने बताए हैं, तो उन 3 वर्गों में से इनमें से किन किन की गणना की है इन चारों विकल्पों में से? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा धर्म, अर्थ, काम की। अग्रिम प्रश्न हमारा, आचार्य पाराशर के मत के अनुसार किसकी उक्तियां दोषपूर्ण हैं? अर्थात ऐसी उक्तियां किसकी हैं जिसके उक्तियों में दोष पाए जाते हैं? तो आचार्य विशालाक्ष की उक्तियां दोषपूर्ण मानी जाती हैं। अग्रिम प्रश्न हमारा है, आचार्य कौंडपदंत की बात हो रही है, किसके मत को नहीं मानते हैं? अर्थात कौंडपदंत जो है अपने से अलावा अन्य किसके मत को नहीं मानते? तो आचार्य पिशुन के मत को वह नहीं मानते हैं। इसका अविकल्प सही होगा। अग्रिम प्रश्न है, आचार्य चाणक्य के अनुसार राजा के व्यवहार की कितनी विधियां हैं? विधियों की बात हो रही है, तो चाणक्य इस पर अपने अर्थशास्त्र में राजा की विधियों का वर्णन कर रहे हैं। तो विधियां कितनी होती हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3।
अग्रिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार दूत कितने प्रकार के होते हैं। अब दूतों के भेदों की बात हो रही है कि अर्थशास्त्र में दूतों के कितने भेद बताए गए हैं। तो यहाँ पर लगता है कुछ बीच में प्रश्न रह गए हैं, एक बार देख लेते हैं। तो 30वां प्रश्न है, इसमें एक पेज एक साथ ही हो गया था, तो कुछ इसमें पेज 8-10 प्रश्न रह जा रहे हैं। तो 30वां प्रश्न हम देखेंगे, आचार्य चाणक्य ने राजा को किसका अनुयायी होने का परामर्श दिया है। अर्थात जो राजा है वो किसका अनुयायी हो सकता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इस 30वें प्रश्न का सही उत्तर है पुरोहित का अनुयायी होने को कहा है। किसको? राजा को। राजा पुरोहित का अनुयायी हो सकता है। अग्रिम प्रश्न है, धर्म उपधा से राजा के द्वारा पुरोहित को किस जाति के यहाँ यज्ञ करने का आदेश देने का परामर्श दिया गया। अर्थात पुरोहित धर्मोपधा के माध्यम से कौन सी जाति के यहाँ यज्ञ कर सकता है। तो सेनापति का नहीं, इसका क्षमा करें, नीचे वाला प्रश्न है। तो इसका सही उत्तर है 31वें का 100, नीच जाति के यहाँ यज्ञ करने का आदेश का परामर्श दिया गया है। अग्रिम प्रश्न हमारा है, आचार्य चाणक्य ने अर्थोपधा, अब अर्थोपधा की बात हो रही है, से किसी निंदनीय अथवा अपूज्य व्यक्ति का सत्कार करने का परामर्श राजा द्वारा किसको देने का किया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सेनापति को। इसका सही उत्तर है सेनापति को। आचार्य चाणक्य ने गुप्तचरों के कितने भेद बताए हैं। गुप्तचरों के भेदों की बात हो रही है, तो गुप्तचरों के जो भेद इन्होंने किए हैं, इसका सही उत्तर हो जाएगा 9 भेद इन्होंने बताए हैं गुप्तचरों के। अग्रिम प्रश्न हमारा है, दूसरों के रहस्य को जानने वाला दबंग और विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाले गुप्तचरों का नाम क्या है। एक गुप्तचर का नाम है जो दूसरों के रहस्य को जानने वाला होता है। आप पुस्तक से वैसे मूल लक्षणों को भी याद रखें, वैसे हिंदी अर्थ से भी आपको समझ में आ ही जाएगा। तो इस तरह दबंग और विद्यार्थी की वेशभूषा में रहने वाला जो गुप्तचर है उसका नाम क्या है। तो उसका नाम है कापटिक। इसका सही उत्तर हो जाएगा कापटिक। अग्रिम प्रश्न है हमारा, बुद्धिमान सदाचारी, अब दूसरे गुप्तचर की बात हो रही है। बुद्धिमान होता है, सदाचारी होता है और सन्यासी के वेश में रहने वाला होता है। इस तरह के गुप्तचर का नाम आचार्य चाणक्य ने क्या कहा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा उदास्थित। इस तरह का जो गुप्तचर होता है वो होता है उदास्थित। अग्रिम प्रश्न है, राजा को अपने प्रति किनका अनुराग जानने के लिए गुप्तचरों को नियुक्त किया। अर्थात वह अपने प्रति अनुराग जानना चाहता है किसी का, तो उस अनुराग को जानने के लिए गुप्तचरों की नियुक्ति करनी चाहिए। तो कौन से गुप्तचरों की नियुक्ति करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रजाजनों तथा नगरवासियों का। इसका अग्रिम प्रश्न देखेंगे, जिसका पूरा वैभव नष्ट हो गया हो तथा जो कायर, व्यसनी और अपव्ययी हो, वह कौन सा वर्ग कहा जाता है। वर्ग की बात है तो इन गुणों वाला हो, इन अवगुणों वाला हो, तो वह कौन सा वर्ग कहलाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लुब्ध वर्ग। लुब्ध वर्ग होता है जिसका पूरा वैभव नष्ट हो गया हो तथा जो कायर हो, व्यसनी और अपव्यसनी हो, वह होता है लुब्ध वर्ग। अग्रिम प्रश्न हमारा है, पुरा काल में किसी राजा को गुप्त मंत्रणा को किसने सुनकर प्रकट किया था। पहले किसी ने सुना और उसको प्रकट किया था, ऐसा कौन था। तो तोता और मैना ने। ठीक है, पहले के समय तोता और मैना ने गुप्त मंत्रणा को सुनकर प्रकट किया था। तो इसका यह बी विकल्प सही हो जाएगा। अग्रिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बस 4-5 प्रश्न रह गए, इनको जल्दी करते हैं। अर्थशास्त्र के अनुसार दूत कितने प्रकार के होते हैं। अब दूतों के भेदों की बात हो रही है, दूत कितने प्रकार के बताए हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 3 प्रकार के दूत बताए गए हैं। 3 प्रकार के दूत। अग्रिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार राजपुत्र किसके समान पिता को खाने वाले होते हैं। अर्थात पिता को खाने वाले, पिता को दुख देने वाले होते हैं। जो राजपुत्र होते हैं वो किसके समान होते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा केकड़े के समान। अग्रिम प्रश्न है, अर्थशास्त्र के अनुसार किस कार्य में लगा हुआ राजकुमार अपने पिता से संरक्षक की मांग करे। अर्थात अपने पिता से वो संरक्षक की मांग तब करे जब वो किसी कार्य में लगा हो। तो वह कार्य कैसा है। तो इसका सही उत्तर है पुण्य कार्यों में यदि वह संलग्न है तो वह अपने पिता से संरक्षक की मांग कर सकता है। अग्रिम प्रश्न हमारा है,
राजा के उन्नतिशील होने पर कौन सा वर्ग उन्नति करता है? अगर राजा उन्नतिशील है तो इनमें से भी एक वर्ग उन्नति करता है, तो वो कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा भृत्य वर्ग। अगला प्रश्न हमारा है, अंतःपुर का निर्माण राजा को किनके द्वारा उचित बताए गए स्थान पर करना चाहिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वास्तु विद्या और विशेषज्ञों के अनुसार, विशेषज्ञों के। अग्रिम प्रश्न है, वंश परंपरा के अनुगत राजकुल में, उच्च कुल में उत्पन्न अनुरक्त और प्रत्येक कार्य को करने वाले पुरुष को किसके द्वारा, नहीं, पुरुष को राजा के द्वारा क्या बनाया जाना चाहिए? इस तरह के पुरुष को राजा के द्वारा क्या बनाना चाहिए? तो अंगरक्षक बनाना चाहिए। इन गुणों से यदि पूछा जाता है कि कौन होता है, किसको बनाया जाता है, तो वह अंगरक्षक कहलाता है। अंतिम प्रश्न है 45वां। अग्रिम प्रश्न है, कैसी दाल जल्दी ही सूख जाती है और फिर से आंच पर रखने से मट्ठे की तरह फट जाती है? तो इसमें किस तरह की दाल की बात हो रही है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विष मिली हुई दाल, क्योंकि इसमें अर्थशास्त्र में रसद नाम के विष का वर्णन किया गया है, तो इसलिए विष के बारे में बताया। विष मिली हुई दाल इस तरह की हो जाती है। तो इस तरह के यह कौटिल्य अर्थशास्त्र के मैंने 45 प्रश्न आप सभी के लिए उपस्थित किए। तो आप अन्य जिज्ञासुओं तक भी इस वीडियो को शेयर करें, और यदि चैनल में आप नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आप सभी का पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।